गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक जो स्टार्ट किया है वो है मैथमेटिकल टूल्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो है वो है कि मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स पर हमारी अच्छी पकड़ जो है वो होनी चाहिए। और सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट आपका फिजिक्स में तभी आएगा जब आपकी बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगी। अगर कहीं से भी बेसिक मैथमेटिक्स में आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपने रिक्वायर्ड प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को लगाने में हमेशा क्या होगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैथमेटिकल टूल्स टॉपिक जो है वो इसीलिए है। अभी कुछ लेक्चर्स तक हम लोग अपनी बेसिक मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथमेटिकल टूल्स टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स में कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने देखा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 इन रेशियोज़ को देखा। और हम लोगों ने ये भी देखा कि 0 डिग्री और 90 डिग्री पर जो साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज़ हैं वो जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, जो मानी जाती हैं, वो वैल्यूज़ ऐसी क्यों मानी जाती हैं। आज हम लोग उसी पर थोड़ा सा आगे डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारा डिस्कशन जो है, पहले तो हम एंगल मेजरमेंट के ऊपर काम करेंगे। एंगल मेजरमेंट का एक प्रॉपर क्या है, साइन कन्वेंशन है, उस पर पहले थोड़ा सा काम करेंगे। साइन कन्वेंशन से क्या मतलब है? साइन कन्वेंशन से मतलब ये है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में तो हमने जो है साइन को, एंगल को चेंज करके देखा 0, 30, 45, 60। लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कि प्रॉब्लम्स में या कहीं किसी डेरिवेशन में एंगल की वैल्यू -60 लिखी हुई है, एंगल की वैल्यू -120 डिग्री लिखी हुई है, कहीं पर +120 लिखी हुई है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर में साइन कन्वेंशन एंगल मेजरमेंट का जो है वो क्या है। तो पहले ज़रा इसको हम लोग एक बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता होगी कि बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूजुअली हम लोग 2 एक्सिस लेते हैं। एक हम लेते हैं एक्स एक्सिस और एक हम लेते हैं वाई एक्सिस। सपोज दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब सपोज दैट कि मैं इस एक्स वाई प्लेन पर ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ करता हूं, जो कि सपोज दैट इस तरीके से जा रही है। और आपको बेसिक कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री पता होगी कि दरअसल हम लोग इतने क्वार्टर पोर्शन को, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर के पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, similarly this is called third quadrant and this is the fourth quadrant. तो 4 क्वाड्रेंट्स जो है हमारे होते हैं। इसका मतलब कि ये जो एक्स वाई प्लेन है इसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स में, 4 पार्टीशंस में हमने डिवाइड किया हुआ है। और अब सपोज दैट ओरिजिन का हम कोई नेम रख देते हैं, मान लो O, और सपोज दैट इस पॉइंट का हम लोग नेम रख दें A। तो लाइन OA जो है वो एक्स वाई प्लेन पर लाई करती है, और अगर इसका पॉइंट O ओरिजिन पर है तो ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिलहाल लाई कर रही है। अब एंगल मेजरमेंट के लिए जो साइन कन्वेंशन यूज होता है उसे ज़रा समझने की कोशिश किया जाए। पहली बात तो लाइन OA का एंगल जो है वो हमें निकालना है हमेशा किससे, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से निकालना है ऑलवेज। और उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, ज़रा इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन में कन्फ्यूजन अगर होगी तो आपको आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमें करना ये है कि हम जैसे सपोज दैट ये पेन या मार्कर ले लें और इसका टेल जो है वो ओरिजिन पर रख दें और इसका हेड किधर रखें, एक्स एक्सिस की तरफ। और इमेजिन करो कि इस मार्कर को हम लोग रोटेट करें, तब तक रोटेट करें जब तक कि ये मार्कर अलाइन हो जाए किससे, OA लाइन से।
अब ये काम आप समझिए कि दो तरीके से किया जा सकता है। पहला कि हम इस मार्कर को एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो भी हमारी निडल वाली वॉच होती है उसमें निडल के डायरेक्शन जो होता है मूवमेंट का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको मूव करा करके यहाँ ला सकते हैं। इस मूवमेंट को कभी कभी सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे दिखाते हैं। और अगर ऐसा मूवमेंट हो रहा है तो अगर आप एक प्रोटेक्टर की मदद से इस एंगल को मेजर करें और सपोज दैट ये एंगल वो 60 डिग्री मान लीजिए आता है, तो ये मेजरमेंट करते समय हमने मार्कर को, या सिंपली बोलें कि एक्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है जब तक कि एक्स एक्सिस ओए लाइन से कोइंसाइड नहीं कर जाती है। और अगर प्रोटेक्टर से इसका मेजरमेंट करने पर ये एंगल एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी 60 डिग्री आती है, तो हम इस एंगल को लिखते हैं +60 डिग्री। इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बात तो यहां पर लिखा जाए कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स और टेकन एज पॉजिटिव। कभी कभी इस चीज को सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है। एक एंटी क्लॉकवाइज में हम एक एरो लगाएंगे जो कि रोटेशन को दिखाएगा, और अंदर क्या लिखेंगे हम, प्लस साइन। किसी प्रॉब्लम में अगर ऐसा बना करके लिख दिया गया है, इसका मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को पॉजिटिव वैल्यू दी जाएगी। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि इसी मार्कर को या एक्स एक्सिस को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट करते हुए ओए लाइन से कोइंसाइड कर सकते थे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर से एक एंगल हमें मिलेगा। आपको शायद बेसिक मैथमेटिक्स में यह पता होगा कि कोई भी फुल सर्किल आप बनाते हो तो कोई लाइन अगर इसकी रेडियस हम लेते हैं और इसको फुल रोटेट करके फिर वहीं ले आते हैं तो उसका रोटेशन होता है 360 डिग्री। यानी फुल रोटेशन कितने का होगा, 360 का होगा। उसमें से 60 इधर कंज्यूम हो गया, जो हमारे पास रिमेनिंग है वो 300 है। लेकिन अब यही बात समझने की ज़रूरत है कि इस एंगल का एब्सोल्यूट वैल्यू तो कितना लिखा जाएगा, 300। लेकिन चूंकि हमने OX लाइन को या एक्स एक्सिस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, सो इस एंगल की वैल्यू हम लिखेंगे -300 डिग्री। ओके, इट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल्स मेजर किए जाएंगे उनको हम हमेशा क्या देंगे, माइनस साइन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा कि हमें हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस को ही रोटेट करना है। नेगेटिव साइड को रोटेट करके आप एंगल लेंगे तो वो कन्वेंशन स्टैंडर्ड कन्वेंशन नहीं है, और उससे आपके रिजल्ट्स जो होंगे वो जो भी क्वेश्चन का आंसर है या प्रॉब्लम में जो आंसर है उससे वो डिफर कर सकता है। इसलिए हम लोग यहां पर इस पॉइंट को लिखेंगे कि क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन एज नेगेटिव, आर टेकन एज नेगेटिव। इसको भी सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एरो बना लें और यहां क्या लिख लें, माइनस साइन। ओके, अब यहां पर देखिए खास बात क्या है, ये 60 डिग्री है, +60, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 60 डिग्री। ये -300 है, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 300। एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है कि वैल्यू विदाउट एनी साइन, जिसको कि हम लोग कभी कभी मॉड भी बोलते हैं। सपोज दैट कि मॉड की हम बात करें तो अगर हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे बना दें कि सपोज दैट हमने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर हमने एंगल को लिखा θ1 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एंगल को लिखा θ2। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पर θ1 वो प्लस साइन के साथ उसकी वैल्यू दी जाएगी, θ2 की वैल्यू माइनस साइन के साथ दी जाएगी। लेकिन
जो जनरल कंडीशन है वो हमेशा ये रहेगी कि मॉड ऑफ थीटा 1 प्लस मॉड ऑफ थीटा 2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर मॉड से मीनिंग यही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे हम मॉड को कैसे समझते हैं कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x आएगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इक्वल टू माइनस x आएगा इफ x इज लेस देन 0। यानी सपोज दैट मैं आपसे पूछूं कि प्लस 10 का मॉड कितना है, तो आपको क्या बोलना चाहिए? 10 है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि माइनस 10 का मॉड कितना है, तो माइनस 10 में हम देखेंगे कि माइनस 10 वो x से, सॉरी 0 से वो क्या है, स्मॉलर है। तो माइनस 10 का मॉड जब हम लिखेंगे तो हम उसे लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस 10, जो कि ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? प्लस 10। यानी कि मॉड ऑफ 10 वो सिंपली क्या लिखा जाएगा? 10। मॉड ऑफ माइनस 10 वो लिखा जाएगा माइनस ऑफ माइनस 10, और इसका मतलब 10। ये इसको अलजेब्रिक ढंग से लिखने का एक तरीका है। अदरवाइज एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज द वैल्यू विदाउट साइन। प्लस साइन माइनस साइन कुछ मत लिखिए और उसको बिना साइन के लिखिए, तो देयर यू विल गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी हम किसी भी एंगल को, दो वैल्यू हमेशा किसी भी लाइन का जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है उसे हमेशा दो वैल्यू दी जा सकती है। हमेशा दो एंगल बनेंगे ही बनेंगे, एक क्लॉकवाइज मेजरमेंट से बनेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट से बनेगा। दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू का सम हमेशा क्या होगा? वो 360 डिग्री होगा। तो हम लोग अपनी फिजिक्स की स्टडी में इसी साइन कन्वेंशन को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसका मतलब कि सपोज दैट ये OA लाइन अभी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। इसी को हम बोल सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस से -300 डिग्री बना रही है, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये +60 डिग्री बना रही है। दोनों ही बार ये बात ध्यान में रखिएगा कि एंगल को हमेशा ये माना जाएगा कि एंगल वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर किया गया है। कभी भी इसको हमें नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से नहीं मानना चाहिए। ओके, सो दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर द एंगल्स। अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। एंगल के लिए यूनिट्स की जहाँ तक बात है, जैसे डिग्रीज में आपने काफ़ी टाइम काम कर ही चुके हैं, और एंगल मेजरमेंट की एक दूसरी यूनिट है, उसका नाम क्या है? रेडियंस, या सिंपली इसको बोल सकते हैं रेडियन। तो ज़रा उसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि रेडियन कंसेप्ट क्या है, कहाँ से आया है। क्योंकि एंगल्स आपने बहुत बार देखे होंगे कि वो कभी डिग्रीज में लिखे मिलेंगे आपको, कभी किस में मिलेंगे? रेडियन में मिलेंगे। सो वी विल कम टू द रेडियन सिस्टम। सो रेडियन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये भी समझने की ज़रूरत हम लोगों को बहुत ज़्यादा है। देखिए, यानी एंगल मेजरमेंट के लिए डिग्रीज में और रेडियन में, दोनों में हम लोग वर्क करते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा ये भी लिख लेते हैं कि दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू ए प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की क्या मीनिंग है अभी आपको क्लियर हो जाएगी। सिंपली प्लेन एंगल, अभी हमने जो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, उस XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या किया कि हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया, उसका हमने एक तरीके से हेड कहाँ रखा? ओरिजिन पे, और उसकी टेल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर गई। तो ये पूरी लाइन जो थी वो इसी बोर्ड के प्लेन पर थी। ऐसा नहीं था कि वो लाइन प्लेन से, बोर्ड से बाहर आ रही थी। तो जो भी लाइंस किसी प्लेन पर लाई करती है उसको हम बोलेंगे कि वो एक प्लेन एंगल बनाएगी उसी प्लेन की किसी दूसरी लाइन से। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग रेडियन सिस्टम को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करेंगे ज़रा उसको देखिए। इसके लिए हम एक सर्कल लेंगे। सर्कल जो है लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय अ प्लेन एंगल एंड रेडियन। सपोज दैट मैं एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज अ सर्कल, ठीक।
आपको बेसिक चीज पता होगी सर्कल के बारे में। सर्कल में एक क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। अब सर्कल में हम लोग सपोज दैट कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ऑफ कोर्स इसका क्या बनने जा रही है, सेंटर से ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगी, वो इसका रेडियस बनेगी। और अगर इसी पर हम एक सर्कल पर यानी एक पॉइंट को ये टच कर रही है लाइन या उसको क्रॉस कर रही है, इसी सर्कल पर एक दूसरा पॉइंट ले लिया जाए और अब इसको भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए। सपोज दैट यहां पर ले लेते हैं पॉइंट को, ओके। अब आप जरा समझिए, सपोज दैट इसको मैं एक रेफरेंस लाइन ले लूं, जैसे एक्स एक्सिस ली गई थी, इसको भी मैं एक क्या ले लेता हूं, एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूं। तो जब मैं इसको रेफरेंस लाइन लेता हूं तो सपोज दैट इसका कोई भी नेम हम रख सकते हैं, मान लो ओ ए यानी ए पॉइंट, और इसका नाम मैंने बी रख दिया। अब ओ ए लाइन और ओ बी लाइन के बीच में एक एंगल यहां पर फॉर्म हो रहा है। सपोज दैट सिंबॉलिकली हम इस एंगल को क्या लिखें, थीटा। ऑफ कोर्स इस एंगल को हम लोग प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, और एंगल सपोज दैट हमारा 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी जो है वो आ सकता है। अब यहां पर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये समझने की बात है कि इस एंगल का जो वैल्यू आएगा, सपोज दैट अभी हम डिग्री की ही बात करते हैं, अगर डिग्री में ही इस एंगल की जो वैल्यू आएगी वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, जरा ये समझने की बात है। तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा वर्क करते हैं कि सपोज दैट कि मैं आपसे कहूँ कि रेडियस जो है इसका आर है, मान लो मैं आपका रेडियस जो है वो लिख दूँ कि वो कितना है, आर है, और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है दरअसल उसको क्या बोला जाता है, आर्क लेंथ। आर्क मीन्स अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो सपोज दैट इसको मैं लिखता हूं एस, जिसको कि मैं ऐसे एरो बना के दिखाऊंगा तो आपको शायद ज़्यादा क्लियर होगा कि मैं किस पोर्शन की बात कर रहा हूं। अब यहां पर देखें, एस को हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ, आर को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाउ थीटा इज डिपेंडेंट ऑन आर्क लेंथ एंड रेडियस। मतलब वी वांट टू हैव ए रिलेशनशिप ऑफ थीटा विद एस एंड आर, मीन्स आई वांट टू से कि थीटा जो है वो एस पर और आर दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। उसकी डिपेंडेंसी को ऐसे चेक किया जा सकता है कि सपोज दैट मैं बगल में एक छोटा सर्कल बना देता हूं, यानी रेडियस उसका क्या है, वो कम है। इसका रेडियस मान लीजिए कि कम है, उसका रेडियस क्या है, वो आर प्राइम है, ठीक है। लेकिन मैं आर्क लेंथ जितनी यहां से यहां तक है, इस आर्क लेंथ को सपोज दैट कि मैं आपसे कहूं कि इसको मेजर करना है। आप कैसे मेजर करेंगे, किसी सिंपल इंस्ट्रूमेंट की मदद से। सोचिए थोड़ी देर के लिए, कुछ लोगों के शायद माइंड में क्लिक कर गया होगा, इसको मेजर करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि हम कोई थ्रेड या धागा ले लेंगे, एक पॉइंट हम ए पे रखेंगे और उसको इसी के अलोंग, इसी से अलाइन करते हुए बी तक ले जाएंगे, और उसके बाद उस धागे को हम यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे और किसी स्केल से हम उसको मेजर कर लेंगे। दैट विल गिव अस द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ व्हाट, आर्क लेंथ एस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस लेंथ को मान लो मैंने मेजर कर लिया है। अब मैं इस वाले सर्कल में क्या करने जा रहा हूँ कि मैं उतनी ही आर्क लेंथ रखूँगा, लेकिन यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि रेडियस इस सर्कल का बहुत कम है। तो सपोज दैट मैं लिख भी देता हूँ कि आर प्राइम लेस है किससे, आर से, और एस मैंने जितना यहाँ पर है उतना ही कट करने की कोशिश जो है वो की है। तो सपोज दैट वो कट यहाँ पर आता है, तो अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा तो ये भी आर प्राइम ही रहेगा क्योंकि ये रेडियस है, लेकिन आर्क लेंथ हमारी जो होगी वो एस ही रहेगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ कि रेडियस स्मॉलर किया गया, आर्क लेंथ को सेम रखा गया, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा होगा डायग्राम देख करके कि जो नया एंगल बन रहा है थीटा प्राइम, वो थीटा से ग्रेटर है, थीटा से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम आर्क लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे तो रेडियस कम करने से थीटा बढ़ता है, या रेडियस को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो थीटा क्या होगा, वो कम होगा। इसका मतलब कि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जितना स्मॉल करते जाओगे रेडियस, सब्जेक्ट टू द कंडीशन आर्क लेंथ उतनी ही लो,
तो आपको हमेशा क्या है वो थीटा क्या मिलेगा, आपको ज़्यादा मिलेगा अगर रेडियस कम कर रहे हो। अब इस डायग्राम में एक और काम करके देखते हैं। सपोज दैट मैं अब की बार आपसे ये कहूं कि रेडियस को उतना ही रखो लेकिन आर्क लेंथ को कम या ज़्यादा करके देखा जाए और देखेंगे कि इस थीटा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इट्स वेरी सिंपल टू सी कि अगर रेडियस आर ही है लेकिन आर्क लेंथ बढ़ा दें, आर्क लेंथ बढ़ाने के लिए हम सिंपली बी पॉइंट के बजाय कोई पॉइंट सी ले सकते हैं और सी को कनेक्ट कर सकते हैं हम ओ से, और अब की बार जो आर्क लेंथ है वो ए से सी तक की होगी डिस्टेंस, जो कि हम लोग मेजर करेंगे किसी थ्रेड की हेल्प से। और अब नया एंगल थीटा जो बन रहा है इसका नाम भी हम शायद बदल दें कि वो थीटा डबल प्राइम मान लो हम कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एस प्राइम, यानी कि आप देखिए दूसरे एंगल थीटा डबल प्राइम की वैल्यू अगर लिखें तो क्या लिखेंगे हम, एस प्राइम डिवाइडेड बाय आर लिखेंगे। आपको पता है कि एस प्राइम वो ज़्यादा है किससे, एस से, और साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि थीटा डबल प्राइम एंगल वो थीटा से क्या है वो ग्रेटर है। इसका मतलब अगर हम रेडियस को कांस्टेंट रखते हैं तो एस बढ़ाने से थीटा बढ़ता है, यही हम एस को कम करके भी देख सकते थे तो थीटा कम हो जाता है। और इससे शायद कंक्लूजन ये निकल रहा है, जैसे यहाँ पर तो हमने लिखा थीटा डबल प्राइम इज ग्रेटर देन थीटा है, यहाँ पर भी हम चाहे लिखें कि थीटा प्राइम वो ग्रेटर देन किसके है, वो थीटा है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन था वो तो यहाँ लिख दिया मैंने, थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, लेकिन यहाँ से जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर आप रेडियस को कांस्टेंट कर दोगे तो थीटा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। अब देखो यहाँ पर खास बात क्या है, जब हमने थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लिखा है तो यहाँ पर एस इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा कि कांस्टेंट लिया था मैंने, और जब मैंने थीटा का वेरिएशन एस से देखना चाहा तो ऑफ कोर्स मैं क्या करूंगा, रेडियस को क्या रखूंगा, कांस्टेंट। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ओके, अब इन दोनों चीज़ों को अगर कंबाइन करने की बात की जाए, आपको पता ही है कि प्रोपोर्शनलिटी जब भी हम हटाते हैं तो क्या मिलता है हमें, एक कांस्टेंट मिलता है। यानी इन दोनों रिजल्ट्स को, कंक्लूजन्स को अगर हम लोग एक कंक्लूजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो वी कैन राइट दैट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस डिवाइडेड बाय आर। ये बात समझ आ रही है आपके, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस बाई आर होता है। और प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू एस बाई आर लिखा जा सकता है। अब यहां पर ये जो थीटा मेजरमेंट किया गया है ऑफ कोर्स वो एस और आर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसमें एक कांस्टेंट भी आ रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं फिजिक्स में जहां पर कांस्टेंट आ जाते हैं और उन कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें हर बार जो है उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम। तो सिंप्लिसिटी के लिए अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग 1 मान लें, सपोज दैट कांस्टेंट की वैल्यू 1 मान ली जाए, सभी लोग उसको 1 मान लें, तो थीटा की वैल्यू सिंपली क्या लिखी जाएगी, एस डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो ये थीटा मेजरमेंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट। इसका मतलब यहां पर थीटा पहली बात तो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, आर्क लेंथ पे और रेडियस पे। और कांस्टेंट को एक यूनिवर्सली हमने सभी लोगों के लिए क्या मान लिया है कि कांस्टेंट को हमेशा क्या लिखना है, 1। सभी लोग 1 लिखेंगे जो कांस्टेंट, तो थीटा की वैल्यू सेम सर्कमस्टांसेस में सभी लोग क्या पाएंगे, सेम है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यूजुअली एस को हम किससे मेजर करेंगे, एस को हम लोग किसी लेंथ की यूनिट से मेजर करना है, कोई लेंथ की यूनिट लगानी पड़ेगी, सपोज दैट मीटर लगाया, एस मीटर में आएगा। आर की अगर बात किया जाए तो आर किस में आएगा, वो भी मीटर में आएगा। इसका मतलब कि अगर टेक्निकली हम लोग यहाँ पर देखें तो जब हम लोग इसमें यूनिट्स का यूज करने की कोशिश करेंगे तो ये मीटर डिवाइडेड बाय मीटर आ जाएगा, और इसका मतलब कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको होना क्या चाहिए था, यूनिट लेस।
यानी थीटा की कोई यूनिट होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन देखिए ये थीटा बेसिकली आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो है, और वैसे भी किसी रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन ये रेशियो हमने किसी स्पेशल पर्पस से कैलकुलेट किया है, क्योंकि ये रेशियो जितना ज़्यादा आएगा थीटा का परसेप्शन हमारा यही है कि थीटा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और थीटा ज़्यादा कब आएगा, या तो आर्क लेंथ ज़्यादा हो जाए और या रेडियस क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर दोनों वेरी कर रहे हैं तो S/R करेंगे और देखेंगे कि ओल्ड सिचुएशन और न्यू सिचुएशन में इस थीटा में कितना डिफरेंस जो है वो आ रहा है। तो ये रेशियो चूंकि एक स्पेशल पर्पस से कैलकुलेट किया गया है, ये रेशियो एंगल कैलकुलेट करने के लिए निकाला गया है, तो इसलिए हम लोग इसमें एक यूनिट जो है वो अटैच करेंगे, और ये यूनिट सिर्फ ये बताएगी कि ये जो रेशियो है ये कोई नॉर्मल रेशियो नहीं है, ये एंगल के मेजरमेंट का एक तरीका है। तो इसमें हम यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, कौन सी, रेडियन। इसका मतलब कि हम थीटा को ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, या उसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू S/R, और यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियन, या सिंपली लिख सकते हैं S/R RAD। जैसे फॉर एग्जांपल S इक्वल टू सपोज दैट किसी बड़े सर्कल की बात करें, मान लो उस बड़े सर्कल को हमने ड्रॉ किया है, उसका रेडियस 1 मीटर है, और उसमें एक ऐसी आर्क लेंथ ले ली है जो आर्क लेंथ कितनी है, सपोज दैट की वो 1.5 मीटर है। तो S सपोज दैट की 1.5 मीटर है, रेडियस 1.0 मीटर है, तो हम बोलेंगे कि उस आर्क लेंथ की वजह से जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसकी वैल्यू जब लिखी जाएगी तो लिखी जाएगी 1.5 मीटर बाय 1.0 मीटर, यूनिट लगानी पड़ेगी हमें रेडियन, तो हम लिखेंगे कि जो थीटा है वो 1.5 रेडियन है। ओके, तो ये रेडियन कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में, जरा से भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सर्कल से रिलेटेड है, आर्क लेंथ से ये रिलेटेड है, आर्क लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर रेडियस को कांस्टेंट रखेंगे, वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर आर्क लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे, और इसकी यूनिट क्या होती है, वो रेडियन होती है। तो अब इस पर हम लोग थोड़ा सा और काम करेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि रेडियन कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। देखिए, एक फुल सर्कल की हम लोग अगर बात करें, सपोज दैट एक ये सर्कल हमने लिया, ठीक है, और सपोज दैट ये लाइन है जो कि ऑफ कोर्स क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी, क्योंकि सेंटर से हमने उसको ड्रॉ किया है सरकमफ्रेंस तक। अब सपोज दैट मैं आपसे कहूं कि इस फुल सर्कल में इस लाइन को रोटेट किया जाए, सपोज दैट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो और उसका फुल रोटेशन ले लिया जाए, फुल रोटेशन, यानी जहां पर थी वो लाइन इनिशियली, फाइनली वो लाइन क्या होनी चाहिए, वहीं पर आ जानी चाहिए। तो अगर हम फुल रोटेशन उस लाइन का ले लेंगे, तो अब जरा समझा जाए कि हम इस पूरे एंगल को हम थीटा लिखना चाहते हैं। आपको आइडिया लग गया होगा कि डिग्रीज में तो ये पूरा एंगल कितना लिखा जाता है, 360 डिग्री लिखा जाता है, लेकिन यहां पर हम इस एंगल को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, रेडियन में। तो उसके लिए ऑफ कोर्स हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, S/R। इसको चाहे तो हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में भी एक बार लिख सकते हैं कि S क्या रिप्रेजेंट करता है, आर्क लेंथ, और R क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियस। ओके, तो इस सिचुएशन में S क्या होगा, यहां से शुरू करके हम फिर यहीं पर आए हैं, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा पोर्शन ही क्या है, वो हमारा S है। और आपको पता ही है कि सर्कल में जो सरकमफ्रेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2πr, जहां पर r उसका क्या होगा, रेडियस होगा, और रेडियस कितना है, वो r ही है। तो इस एंगल को यदि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन में, तो हमें क्या लिखना चाहिए, S की जगह क्या लिखना चाहिए, 2πr।
रेडियस के यहाँ क्या लिखना चाहिए, आर ही लिखना चाहिए, और ये फुल किस यूनिट में जाएगा, रेडियन में। इसका मतलब ये थीटा कितने के इक्विवेलेंट हो गया, दिस थीटा इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सर्कल में जो फुल एंगल बनेगा वो डिग्रीज में जब हम मेजर करेंगे तो वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। इट मीन्स चाहे उसको 360 डिग्री बोला जाए और चाहे उसको 2 पाई रेडियन बोला जाए, दोनों ही सिचुएशन में है जो एंगल हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू को क्या कहा जा सकता है, एक दूसरे के वो सेम है या एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इट मीन्स 2 पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू, है ना, 3 पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वलिटी नहीं शो करता है, इक्विवेलेंट शो करता है। इक्वलिटी इसलिए नहीं क्योंकि दोनों की यूनिट्स क्या हैं वो अलग अलग हैं। हम लोग कभी ये नहीं लिख सकते ना 2 मीटर इज इक्वल टू 5 kg, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों की जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं। हम लोग डिफरेंट यूनिट्स की चीज़ को एक दूसरे के इक्वल नहीं लिख सकते, उसके इक्विवेलेंट बना सकते हैं। तो 2 पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्रीज, ठीक है। अब इसी से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स जो बार बार फिजिक्स की प्रॉब्लम्स में या डे टू डे लाइफ में हमारे आते रहते हैं, उनको हम एक सिस्टम से समझ लेते हैं। और आपको प्रॉब्लम्स में बहुत बार मिलेगा, कभी 2 पाई रेडियन लिखा होगा, कभी पाई रेडियन लिखा होगा, कभी पाई/4 लिखा होगा। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम यहाँ पर बनाते हैं। तो उसके पहले देखिए, आपको सिंपल सा क्या समझना है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछ लूँ कि 1 रेडियन किसके इक्विवेलेंट होगा, तो 1 रेडियन किसके इक्विवेलेंट होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई के, और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है 57 डिग्री। यानी अगर कोई सिंपली आपसे कहे कि 1 रेडियन का एंगल बन रहा था, तो आपको तुरंत इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो एंगल अप्रॉक्सीमेटली कितना रहा होगा, 57 डिग्री, ठीक है। तो अब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो मैं आपसे कहूं अगर कि पाई रेडियन किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो सिंपली 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 है वो, तो यहाँ पे 360 डिवाइड बाय 2 होगा, यानी कितना बनेगा, 180 डिग्री। अगर कोई आपसे कहे कि पाई/2 रेडियन कितना होना चाहिए, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, अब इसको स्टैंडर्ड बना लीजिए, इससे आप कैलकुलेशन करिए आसानी से। यानी इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखिए बात तो वही है, चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए, लेकिन पाई जब पता चल जाता है कि पाई 180 डिग्री है तो आसान हो जाता है कैलकुलेशन हमारा। पाई/2 कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी सीधे 2 से डिवाइड करना है। अगर हम कहें कि पाई/3 रेडियन का मतलब क्या होता है भाई, तो आपको क्या लिखना चाहिए, डिवाइड बाय 3 कर दिए तो 60 डिग्री आ जाएगा। पाई/4 रेडियन अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको इस 180 को किससे डिवाइड करना चाहिए, 4 से, तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि पाई/6 रेडियन कहीं लिखा है तो उसका क्या मीनिंग हो, हमें समझना चाहिए, तो हमें समझना चाहिए कि वो कितना है, 30 डिग्री है। अगर कहीं पर लिख दिया कि 2 पाई/3 लिखा हुआ है, तो अब इस सिचुएशन में जैसे 2 पाई/3 लिखा हुआ है, तो आप पाई को हटा करके वहां पर इमेजिन करिए कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, 180 डिग्री। इसका मतलब 2/3 ऑफ 180 डिग्री। तो जब 2/3 ऑफ 180 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर 120 डिग्री। सो 2/3 पाई इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब इसमें और भी आप तमाम कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4 पाई/6 कितना होगा, लेकिन ये मेनली क्या है, देखिए पाई/2, पाई/3, पाई/4, पाई/6, ये बहुत ज़्यादा यूज होता रहता है, प्रॉब्लम्स में अक्सर लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें कहीं भी भूल के आपसे गलती ना हो जाए, कहीं पाई/3 रेडियन लिखा हुआ किसी प्रॉब्लम में, आपने उस पाई/3 का मीनिंग आपको समझना चाहिए था 60 डिग्री, जल्दीबाजी में आपने उसको समझ लिया 30 डिग्री, और उसके बाद आपने शायद साइन या कोसाइन निकालना था उस एंगल का, तो आपको निकालना चाहिए था साइन 60, आपने निकाल दिया, पता चला साइन 30। तो इससे क्या हो जाएगी, कुछ माइनर मिस्टेक्स जो है वो हो सकती हैं। और फिजिक्स में आपको पता ही है, मैथ्स में आपको पता ही है कि एक माइनर मिस्टेक मतलब पूरा का पूरा प्रॉब्लम आपका गलत हो जाएगा। और जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, वहाँ पर हो सकता है आपको क्या मिलेगा, -1 मार्क्स। जबकि हो सकता है कि कंसेप्चुअली आप सही हों, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलना चाहिए, कौन सा प्रिंसिपल लगना चाहिए, कौन सा फार्मूला लगना चाहिए, सब कुछ आपको पता है। लेकिन अगर छोटी सी भी गलती कर दोगे कैलकुलेशन में, तो आपका वो पूरा प्रॉब्लम आपको नंबर नहीं दे पाएगा जो कि आप डिज़र्व करते थे।
सो पाई का डिग्री में यहाँ पर रिलेशनशिप है। अब आप देखिए यहाँ पर आप ये भी निकाल सकते थे कि 1 डिग्री कितने के इक्विवेलेंट होना चाहिए, कितने रेडियन के। तो मैं उसको सिंपली लिख देता हूँ यहाँ पर, आप उसे कैलकुलेट करके देखिएगा। इसी को रिवर्स कैलकुलेशन करना है। 360 डिग्री इज इक्वलेंट टू 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? 1 डिग्री इज इक्वलेंट टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन में लिख सकते हैं। ये वैल्यू आती है 1 डिग्री नियरली इक्वल टू आता है 0.02 रेडियन। ओके, तो आप इसको यूज़ कर रहे हैं चाहे ना करें, लेकिन एक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। 1 डिग्री की बात हो रही है तो 0.02 रेडियन है। अगर 1 रेडियन की बात हो रही है तो वो कितना है? लगभग 57 डिग्री। तो हमने आज साइन कन्वेंशन को भी समझ लिया है अभी, और हम लोगों ने रेडियन सिस्टम को भी थोड़ा समझ लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है कि जो एंगल्स हमारे पास, जैसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करके हम उसको चाहें तो 30 डिग्री, 60 डिग्री लिखें, 90 डिग्री लिखें। सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो शायद वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, 120 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो वो आपका 180 से प्लस हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ज़रूरत जो है वो सिर्फ 0 से 90 तक की ही नहीं पड़ती, हमें साइन 120, साइन 150, tan 180 इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को सीखनी है कि कब हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैलकुलेट करते समय ये समझना चाहिए हमें कि वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और कब ये समझना चाहिए कि वो वैल्यू क्या आएगी? वो निगेटिव आएगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इसको हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। और साइन कन्वेंशन ऑफ द एंगल्स, एंगल्स मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स, उसको थोड़ा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन कन्वेंशन समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें अगर मिस्टेक करेंगे आप, और इसमें देखिए मिस्टेक लोग करते रहते हैं, इसमें मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं। देखिए, पहले तो हमें इसको थोड़ा सा हम लोगों को एक टाइटल इसमें हमें लगा लेना चाहिए कि साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कब पॉजिटिव होंगे, कब निगेटिव होंगे, यही है साइन कन्वेंशन का मीनिंग सिंपली। तो अब हम लोग पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को पहले ड्रॉ करते हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम पहले ड्रॉ करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 डायमेंशनल, हमारा एक वाई एक्सिस होगा, एक हमारा क्या होगा एक्स एक्सिस। यूजुअली हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और यूजुअली वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। इसको हम सिंबॉलिकली यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंबॉलिकली हम लोग वाई लिख सकते हैं। आपको पता ही है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के लिए सिंपली हम क्यू यूज कर रहे हैं। इसको हमें क्या लिखना चाहिए? दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब सिंपल सी बात करते हैं कि अगर कोई लाइन हम ओरिजिन से ड्रॉ करें, यानी ओरिजिन पर उसका हेड रखें और लाइन को हम ड्रॉ कर दें, वो लाइन चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए, चाहे जिस क्वाड्रेंट में जाए, उस लाइन का कुछ न कुछ एंगल बनेगा। किससे? एक्स एक्सिस से। और एंगल को हमें हमेशा मेजर किससे करना है? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से। इस बात को अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना कि एंगल मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से आपको लेना है। आपको भूल करके भी नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से किसी एंगल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में नहीं देखना है, बिकॉज दिस इज द कन्वेंशन।
सम कन्वेंशंस आर टू बी फॉलोड। आप नहीं फॉलो करेंगे तो उसका क्या होगा रिजल्ट, दूसरे लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम को बना रहा है, जो प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन जो आ रहा है एग्जाम में वो उसी कन्वेंशन पर बेस्ड है, और आपने दूसरा कन्वेंशन फॉलो कर लिया तो सिंपली आपको लगेगा कि मेरे हिसाब से तो आंसर सही है। लेकिन सभी चीज़ें वो आपके परसेप्शन से नहीं चलती, कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, तो एकेडमिक वर्ल्ड में कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, सिंपल सी बात है ये, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे किसी को भी कोई दिक्कत हो। और सारी पढ़ाई लिखाई का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम लोग कुछ नॉलेज यूज करके, एप्लीकेशन करके कुछ मीनिंगफुल उससे वर्क करेंगे। वो तभी संभव है जब सभी लोग कोऑपरेशन से काम करें, और किसी स्टैंडर्ड को अगर बनाया गया है तो सभी लोग उसमें बिना डिस्कशन किए उसको क्या करें, फॉलो करें। तो यहाँ पर कोई भी लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस से एंगल जो है वो बना सकती है। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज करने जा रहा हूँ कि मैं दरअसल यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जिसका सेंटर मैं कहाँ रखूँगा, इसी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर रखूँगा। तो सपोज दैट ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल, ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब मैं इस ओरिजिन को सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर सकता हूं, ये हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट सिंपली हम बोल सकते हैं कि सपोज दैट ए है, ठीक। इस सर्कल का अपना कुछ रेडियस है, सपोज दैट वो आर है। अब ओ ए लाइन जो है वो हम किसी भी क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर सकते थे। जैसे अभी ओ ए लाइन को हम आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते तो वो किस में आ जाती, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ से थर्ड और यहाँ से फोर्थ आ जाता। और हर क्वाड्रेंट में ओ ए लाइन कुछ एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से, उस एंगल को ही हम बोल रहे हैं कि वो एंगल सपोज दैट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम यहाँ पे लिखें तो उस एंगल को हम क्या लिखेंगे, फिलहाल थीटा मान लीजिए। तो अगर मैं इसको थीटा लिख रहा हूँ, सपोज दैट कि मैं इसको यहाँ पर ऐसे बना करके लिख देता हूँ कि ये एंगल कितना है, वो थीटा है, ओके। अब आप जो ध्यान से जो मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करिए, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अगर हम ओ ए लाइन को, या यूं कहें कि ए पॉइंट को यहां रखते तो ओ ए लाइन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती, 0 डिग्री बनाती। इसका मतलब कि हम ओ ए के रेफरेंस में ही काम कर रहे हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस से कोइंसाइड करती तो कितना एंगल बनाती, 0 डिग्री। वहां कामा क्यों लगाया गया है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर ओ ए को रोटेट करते करते मैं यहां ले आऊं तो इसका मतलब यहां पर जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो कितना हो जाएगा, +90 डिग्री, ओके। उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज यहां जाओगे तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, +180 डिग्री। सब में प्लस साइन क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि हम सारा रोटेशन कैसा ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर अगर रोटेट करते यहां आ जाओगे तो इस एंगल को लिखना चाहिए हमें +270 डिग्री। और अगर रोटेट करते करते वापस यहां लेके चले गए तो इसी को क्या बोलना चाहिए हमें, +360 डिग्री, ओके। और इसका मतलब क्या हो गया कि 0 डिग्री और 360 डिग्री क्या है, वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अब अगर इसी को हम ओ ए लाइन को यहां रखते और इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करते तो पहला एंगल हम मान लो इधर से इधर ऐसे बनाते, तो अब हम इसको क्या लिखते, क्योंकि आपको पता है कि एब्सोल्यूट सेंस में इतना एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, लेकिन हमारा रोटेशन कैसा है, वो क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन में हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हम लोग एंगल की वैल्यू किस में लिखेंगे, विद माइनस साइन लिखेंगे। तो इसका मतलब कि जिस एंगल को हम लोग ओ ए लाइन अगर ऐसे बनाते सपोज दैट, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में उसको हम क्या बोलते, +270। लेकिन अगर उसी को हम क्लॉकवाइज सेंस में बोलें तो उसी को हम क्या बोलना चाहिए हमें, -90 डिग्री। और कॉमा यहां पर क्या सिग्निफाई कर रहा है, आप चाहे +270 डिग्री इसको लिखिए, चाहे इसको -90 डिग्री लिखिए, दोनों इक्विवेलेंट है। और दोनों से ही आप ओ एक्स लाइन या एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेम डायरेक्शन में सेम पोजीशन पर पहुंचेंगे। वैसे भी किसी भी डायरेक्शन का मतलब सिर्फ ये होता है कि हम कहां पर पहुंच रहे हैं। तो अगर
-90 कर देने से और +270 कर देने से दोनों बार हम यहाँ पहुँच रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वलेंट है। अब बताइए आप क्लॉकवाइज में, अब आप खुद ही बता सकते हो, ये -90 अगर है तो यहाँ जब पहुँचोगे इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए, तो इसे क्या लिखना चाहिए हमें, -180 डिग्री। इसका मतलब +180 लिखो और चाहे -180 लिखो, हमेशा क्या आएगी, बात बराबर आएगी। और बात बराबर का ये नहीं मतलब, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन +180 और साइन -180 में कितना डिफरेंस है, तो आपको सीधे सीधे बोलना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वो 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि +180 डिग्री और -180 डिग्री दोनों आपको सेम पोजीशन पर पहुंचा रहा है। तो अब इसको क्या लिखना चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं कि इसको +90 हमने पहले ही लिखा था, इसको क्या लिखें साथ में, -270 डिग्री। और जब यहां आकर के आपको -270 मिल जाएगा तो फिर एक बार रोटेट करेंगे तो इसमें 90, और एब्सोल्यूट सेंस में हम जो है -270 में एब्सोल्यूट सेंस में 90 के साथ और बढ़ाना पड़ेगा माइनस में ही, तो इसका मतलब हमें क्या लिखना चाहिए फिर इसको, -360 डिग्री। अब सारी बातों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। 0 डिग्री बोलो, चाहे +360 डिग्री बोलो, चाहे -360 डिग्री बोलो, तीनों की बात क्या है, वो सेम है, तीनों एंगल सेम है। +90 बोलो या -270 डिग्री बोलो, दोनों सेम है। सिमिलरली अदर्स जो है रेशियोज को आप जो है एंगल्स को आप समझ सकते हैं। अब यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं, वो 0 से 90 के बीच में हमने देखा, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू हमने देखी है। और वहां पर हमने एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की मदद से समझा कि साइन का मतलब क्या है, साइन थीटा का मतलब क्या है, कॉस थीटा का मतलब क्या है। अब उस डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉड किया जा रहा है, और एंगल अब लिमिटेड टू 90 डिग्री नहीं होगा, और कंसेप्ट भी अब कन्फाइंड टू द राइट एंगल्ड ट्रायंगल नहीं होगा। अब हम लोग रेशियोज कैलकुलेट करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो कोई भी एंगल हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू +360 -360, पूरा रोटेशन हो सकता है। लेकिन इसको रिलेट करना पड़ेगा हमें बेसिकली वहीं से, जो हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, जिससे हमने पहले जो है काम किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। अब देखिए जरा सा, आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर होता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते होंगे, सोचिए। सिंपली इसकी डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी है, इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी है, और उसको पता लगाने के लिए हम लोग अक्सर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग y एक्सिस पर। ठीक है, जो मेजरमेंट O पॉइंट से इस परपेंडिकुलर के फुट तक आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो x कोऑर्डिनेट है। आपको शायद पता होगा कि हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस डायरेक्शन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। सिमिलरली y में भी इस डायरेक्शन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और x में इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव, और y में इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो अगर ओरिजिन से राइट साइड कोई मेजरमेंट आपने किया, सपोज दैट 5 मीटर आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, +5 मीटर। सिमिलरली अपवर्ड अगर जाकर के मेजरमेंट हो रहा है ओरिजिन से, तो हम उसको लिखते हैं, सपोज दैट ये 4 मीटर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, +4 मीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो कैपिटल X आ रही है, और जो यहाँ वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, कैपिटल Y। यानी A का जो कोऑर्डिनेट है, जिसका कि देखिए कन्वेंशन ये है कि पहले क्या लिखा जाता है, X कोऑर्डिनेट, और फिर क्या लिखा जाता है, Y कोऑर्डिनेट। और अभी आपको पता है कि X क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये ओरिजिन से राइट साइड मेजरमेंट हुआ है। Y क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट हुआ है। तो X और Y दोनों कोऑर्डिनेट्स इसके क्या है, वो पॉजिटिव है। और अगर हम आपको सिंपली ऐसे लिखें कि X, Y और पॉजिटिव वैल्यूज, यानी एक्स वाई, मान लो कि वो हमेशा हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सपोज दैट कि ये 4 है और ये सपोज दैट क्या है, 5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 4, 5। तो हम x की वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू मैं 4 डिसाइड कर दे रहा हूँ, कैपिटल Y की वैल्यू मैं क्या डिसाइड कर दे रहा हूँ, सपोज दैट क्योंकि आपकी 5 थी तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, 5। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आप देख सकते हो कि ये टोटल लेंथ जो होगी वो y के बराबर होगी,
ये टोटल लेंथ क्या होगी, वो x के बराबर होगी। लेंथ हमेशा क्या लिखी जाती है, पॉजिटिव। तो चूंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट ही पॉजिटिव है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, y के बराबर है, और यहाँ पर जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, x के बराबर है। और अगर इस पॉइंट को a बोल रहे हो, इस पॉइंट को n बोल रहे हो, तो आप ये भी बोल सकते हो कि एक OAN एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें जो थीटा एंगल हमने लिया है वो यहाँ लिया है। तो बेस किसको मानना पड़ेगा, इस साइड को। तो बेस की लेंथ कितनी हो गई, कैपिटल X। परपेंडिकुलर इसको मानना पड़ेगा, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो गई, कैपिटल Y। और हाइपोटेन्यूज किसको मानना पड़ेगा, रेडियस को, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, R। आपको पता है किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा एक क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी जाएगी। कोई ऐसा सर्कल आपने नहीं सुना होगा जिसके रेडियस को बोला जाएगा उसका रेडियस कितना है, वो -3 मीटर, क्योंकि रेडियस सिंपली क्या मेजर करता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा हम किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में। अब हम लोग इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर माने अभी फिलहाल, ठीक है, और पुराने कॉन्सेप्ट से हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इस क्वाड्रेंट के हिसाब से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि y/r आएगी। अब आप देखो y पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव लेना है हमेशा, इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी साइन थीटा की वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर इसी ट्राइंगल से हम कॉस थीटा निकालने की कोशिश करें तो वो क्या आएगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो कैपिटल X/r आएगी, और इसका मतलब ये भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर मैं टेन थीटा निकालने की कोशिश करूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आ जाएगा y डिवाइडेड बाय कैपिटल X, सो आल्सो बिकम्स व्हाट, पॉजिटिव। इसका मतलब कि थीटा एंगल जो यहां पर है वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी +0 या 0 डिग्री से +90 के बीच में है, या आप उसको -270 से -360 भी बोल सकते हैं, या -360 से -270 बोल सकते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल है तो साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू तीनों पॉजिटिव है। और इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक, वो भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, वो भी पॉजिटिव आएगा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, वो भी पॉजिटिव आएगा। और इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसको कि हम बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज में 0 से 90 डिग्री के बीच में, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको। अब सपोज दैट कि हम इस ए पॉइंट को सपोज दैट एक ऐसी लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं थोड़ी सी, ताकि आपको सेम टाइप के कोऑर्डिनेट्स मिलते रहे। यहां पर ए पॉइंट अगर होता सपोज दैट, अब देखो यहां पर क्या खास बात होती, परपेंडिकुलर यहां भी ड्रॉ करते, और परपेंडिकुलर ये जो है इसी को हमने आगे बढ़ा दिया है, यानी ये इसके एक तरीके से सेम हाइट पर है। अब आप इसके कोऑर्डिनेट जब आप निकालने की कोशिश करेंगे तो ये डिस्टेंस तो मान लो आपको कैपिटल X के बराबर ही मिल जाएगी, लेकिन चूंकि ये मेजरमेंट O से, ओरिजिन से नेगेटिव साइड है, तो हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए, -x, और y कोऑर्डिनेट लेकिन फिर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहां से यहां पर जो परपेंडिकुलर आया है उसका फुट जो है वो O से अपवर्ड है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, आप लिखोगे -x, y। ये ध्यान रखना कि x हमने पहले ही बोल दिया कि वो पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि कोऑर्डिनेट को निगेटिव बनाना था तो उसके आगे क्या लगाएंगे, एक माइनस साइन। सपोज दैट इसका x 5 था तो इसका x क्या लिखेंगे, -5। अब यहां पर करना यह है हमें कि आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एंगल 90 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो अब आप यूँ समझो कि ब्रॉडर डेफिनेशन जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की लेते हैं तो हम राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट से बाहर निकल जाते हैं, और रेशियोज को हम यहाँ पर जो कंक्लूजन्स हमारे पास आए हैं उससे कैलकुलेट करेंगे। यानी साइन थीटा क्या बनेगा, हमेशा y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A
डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। कॉस थीटा हमेशा क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। tan थीटा क्या बनेगा, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट। ओके, गॉट इट। सो अब सिंपली देखते हैं, यहां पर अगर हम लोग sin थीटा को कैलकुलेट करेंगे तो कितना लिखोगे आप, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय r। तो y पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, तो sin थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अगर हम cos थीटा निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखोगे आप, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, माइनस कैपिटल x डिवाइड बाय r। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आने वाली है, निगेटिव। tan थीटा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या लिखोगे आप, y डिवाइडेड बाय माइनस एक्स। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव हो गया तो ये भी क्या आ जाएगा, निगेटिव। और इसका मतलब कि जब एंगल, टेक्निकली आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि एंगल का मीनिंग यहां पर कैसे आएगा, जब हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे और वो एंगल ऐसा होगा, और वो एंगल होगा कितना, प्लस 90 से प्लस 180 के बीच में होगा, या माइनस 270 से माइनस 180 के बीच में होगा। तो वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करने लगेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया और फिर भी हम उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ साइन उसका क्या आएगा, साइन थीटा उसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा वो भी पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा, टैन थीटा और इनके रेसिप्रोकल्स क्या आएंगे, वो नेगेटिव आएंगे। इसका मतलब जब भी एंगल हमारा लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम लिखेंगे कि ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। ओके, अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब इसको हमें रटने की जरूरत नहीं है कि साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा उसमें नेगेटिव होता है। इतना अगर आप उसको रटने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा दिक्कत होगी। एक बार एक ब्रॉडर सेंस में इस पिक्चर को जब दिमाग में बना लेंगे और साइन थीटा कॉस थीटा को हम कोऑर्डिनेट्स और रेडियस के बेसिस पर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब सपोज दैट, अब मैं थोड़ा सा फास्ट इसमें काम करता हूं कि सपोज दैट मैं इसको यहां ले आता ए पॉइंट को। तो अब आप खुद सोचिए, चूंकि हमने डायमेट्रिकली अपोजिट लिया है इसके, ठीक है, और इसके भी जस्ट नीचे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस तो क्या होगी, एक्स के बराबर होगी। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, कैपिटल वाई के बराबर होगी। ये कैपिटल एक्स के बराबर है। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या लिखने चाहिए, माइनस एक्स कामा माइनस वाई, है या नहीं है। और एंगल की अगर बात करें तो अब जो एंगल फॉर्मेशन है वो ऐसे लेना पड़ेगा। और ये एंगल कहां से कहां लाई करेगा बताइए। जब यहां से यहां थीटा ले लोगे तो वो प्लस 180 से प्लस 270 के बीच में लाई करेगा, या वो माइनस 180 से माइनस 90 के बीच में लाई करेगा। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा को कैलकुलेट करो तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मूला जो हमारा है साइन थीटा का वो क्या है, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय r। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा फिर, माइनस वाई डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि यहां पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, वो माइनस वाई है। सो इट बिकम्स व्हाट, नेगेटिव। cos थीटा माइनस एक्स बाई आर, इट बिकम्स नेगेटिव। tan थीटा बिकम्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय माइनस एक्स। अब माइनस डिवाइडेड बाय माइनस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि जब एंगल हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा और इनके रेसिप्रोकल्स यानी कि कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे हमें। लेकिन टैन थीटा और इसका रेसिप्रोकल जो है कॉट थीटा वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसका मतलब जब एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो हम लिख सकते हैं कि ओनली टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। ओके, अब इस बात को हम लोग कंक्लूड करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जल्दी से। तो हम इसी के अपोजिट पॉइंट को यहां ले लेते हैं और इसके जब कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसे और ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा।
अब आप बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे आप। ये डिस्टेंस तो x ही है और ये डायरेक्शन भी उसका क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये डिस्टेंस y है, लेकिन ओरिजिन से किधर है, डाउनवर्ड है। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट लेकिन क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तो x कॉमा क्या लिखेंगे, -y। और ये एंगल कहाँ से कहाँ है, ये एंगल हमारा ये बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल +270 से +360 के बीच में है, या -90 से 0 के बीच में है। तो दोनों तरीके से एंगल आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इस क्वाड्रेंट में जब एंगल पहुंच गया है तो इस क्वाड्रेंट में काम करोगे जब आप, तो साइन थीटा को हम हमेशा क्या लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय r, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, -y डिवाइडेड बाय r। तो ये वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, नेगेटिव। कॉस थीटा जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे, x डिवाइडेड बाय r, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इसका x ही है। ये वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव। tan थीटा का जो आप जो है कैलकुलेट करोगे तो वो क्या मिलेगा आपको, -y डिवाइडेड बाय x, तो ये वैल्यू भी हमें क्या मिलने वाली है, वो नेगेटिव मिलने वाली है, मिलने वाली। और इसका मतलब कि अब इस क्वाड्रेंट में अगर एंगल आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या पॉजिटिव मिला हमें, केवल cos थीटा मिला, और ऑफ कोर्स इसका रेसिप्रोकल। बाकी सब हमें क्या मिलने जा रहे हैं, नेगेटिव। सो वी कैन से कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली cos थीटा एंड sec थीटा और पॉजिटिव। अब सब चीजों का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव मिलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव मिलता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें सिर्फ tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव मिलता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें सिर्फ cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव मिलता है। और जिसमें जो चीज़ नहीं है, जैसे इसमें ओनली cos थीटा एंड sec थीटा और पॉजिटिव का मतलब कि रेस्ट आर क्या है, नेगेटिव। आप इसको चाहो तो इसमें हल्का सा लिख सकते हो, चाहो तो ऐड कर लो, रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। इसको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि रेस्ट आर नेगेटिव। तो ये चार्ट जब आप बना लेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें भी लिख सकते हो कि रेस्ट आर नेगेटिव। तो ये जो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर बोर्ड पर आज लिखी हैं, इस डायग्राम को बनाया है, ये आपको समझाने के लिए। अगली बार से जब आपसे कोई पूछ ले, आप सपोज दैट कि अभी आपको पता नहीं है कि tan to 25 डिग्री की वैल्यू क्या है, मान लो आपको नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट आपको पता है कि 225 डिग्री जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि वो +180 से ज़्यादा है और +270 से कम है। तो आप भले ये नहीं जानते कि tan to 25 की एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, लेकिन आप ये बता सकते हैं किसी भी पूछने वाले से कि tan to 25 की डिग्री जो भी वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि जो एंगल थीटा है वो किस में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कि जो है cosec -60 डिग्री वो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव, तो पहली बात तो -60 का मतलब हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। क्लॉकवाइज चल के हम कहाँ पहुँचेंगे, 0 डिग्री यहाँ पर है, -90 यहाँ है, तो -60 क्या होगा, वो इसी क्वाड्रेंट में आएगा, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ cos थीटा पॉजिटिव है और sec थीटा पॉजिटिव है, रेस्ट आर नेगेटिव। इसका मतलब कि cosec -60 डिग्री की वैल्यू अगर हमसे कोई पूछे तो भले ही हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं अभी, लेकिन हम उसको ये बोल सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, वैल्यू नेगेटिव आएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ों को हम लोग कैसे जो है वो दिमाग में रखेंगे हमेशा के लिए। तो देखिए एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, किसी भी चीज़ को जब ब्रॉडर फ्रेमवर्क में पढ़ लेते हो तो उसके बाद कोई शॉर्टकट कोई ट्रिक अगर आपको बताई जाएगी तो शायद वो आपको ज़्यादा दिमाग में बैठी रहेगी।